चलो तो ये मैप देखो, मैप में फर्स्ट वाले मैप में देखो रेड पार्ट कौन सा है, जो ब्रिटिश रूल के अंडर में नहीं है, रेड वाला पार्ट, राइट, नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। और येलो वाला पार्ट कौन सा है, अंडर ब्रिटिश रूल। तो येलो वाला पार्ट देखो कितना कम दिख रहा है, यस। और 1797 का मैप है वो। उसके बाद देखो लास्ट वाला मैप जो 1857 का मैप है, वहाँ पे येलो वाला पार्ट कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उन सब एरियाज पे ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया था। अभी इतने सारे एरिया पे वो लोग ने कंट्रोल कर लिया, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये एरियाज को हम एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट, यस। वॉरेन हेस्टिंग्स, चलो देखते हैं वो लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सेटअप किया, कौन से डिपार्टमेंट बनाए क्या। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़े पर्सनालिटीज थे उसमें से एक कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि गवर्नर जनरल था 1773 से लेकर 1785 तक। By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras। तो जब तक ये गवर्नर जनरल बना तब तक 3 बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सेक्टर्स में ब्रिटिश का पूरा सरकार आ गया था। पहला बंगाल, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास। तो ये 3 जगह पे वो लोग के पास आ गया था। तो जब ये एडमिनिस्ट्रेशन करने की बारी आई तो ये लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया, उसको 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांट दिया और तीनों को बोला प्रेसिडेंसी। क्या बोला, पहला कौन सा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कैलकाटा नहीं, बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी, और तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी। ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, हर एक प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा लीडर कौन था, गवर्नर। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, और ये तीनों गवर्नर का भी लीडर कौन, गवर्नर जनरल, जो कि उस टाइम पे कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब भी गवर्नर जनरल बना तो बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मतलब देश को कैसे चलाना है, जितना टेरिटरी हमने अक्वायर किया उसको भी चलाएंगे कैसे, उसमें बहुत सारे चेंजेस किया। और सबसे बड़ा चेंज था जस्टिस वाला चेंज। कौन सा वाला, जस्टिस। तो 1772 से एक नया सिस्टम लाया वो लोग ने जस्टिस का, जिसमें वो लोग ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बनाए। कितना कोर्ट, 2 कोर्ट। पहला वाला कोर्ट जिसको वो लोग बोलते थे फौजदारी अदालत, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट। दूसरा वाला कोर्ट जिसको वो लोग बोलते थे दीवानी अदालत, जो था सिविल कोर्ट्स। तो मतलब क्रिमिनल वाला मैटर आएगा, किसी ने मार दिया किसी को, तो कहाँ जाने का, क्रिमिनल कोर्ट में। लेकिन अगर घर का कुछ मैटर है कि प्रॉपर्टी का डीलिंग है, या फिर डिवोर्स हो रहा है, या किसी का शादी हो रहा है, कोर्ट मैरिज करना है, तो कौन सी कोर्ट में जाने का, सिविल कोर्ट में, बरोबर। तो जो लोगों का प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पे जाएगा, सिविल कोर्ट में। क्रिमिनल्स के वाले केसेस कहाँ जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट में। तो बनाए Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts। तो सिविल कोर्ट्स में कौन बैठता था, कौन से जज बैठते थे, यूरोपियन जजेस जो यूरोप से आते थे। लेकिन लॉज कौन बनाता था, मुस्लिम लोगों के लिए लॉज कौन बनाता था, मौलवी लोग, और हिंदू लोग के लिए लॉज कौन बनाता था, पंडित लोग। और वो लोग लॉज बना के देते थे किसको, कोर्ट में बैठने वाले जज को। जज कहाँ से आता था, यूरोप से। The criminal courts were still under the Qazi and Mufti, but under the supervision of collectors। क्रिमिनल कोर्ट्स जो थे, सिविल कोर्ट में तो कौन था, जज बैठते थे, यूरोप से आते थे। लेकिन सिविल कोर्ट में अभी भी वो काजी, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो सबसे बोलते ना बड़े लीडर माने जाते हैं वो, और मुफ्ती। मुफ्ती कौन है, जो लॉ बनाने में माहिर रहते, तो लोग लॉज बनाते थे मुफ्ती वाले, और काजी जज बैठते थे, बरोबर। लेकिन क्या है, इन सब को भी कौन कंट्रोल करता था, कलेक्टर्स। कलेक्टर लोग कंट्रोल करते थे कि ये लोग थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन देंगे, लेकिन मेन डिसीजन कौन लेगा, कलेक्टर। A major problem was that Brahman Pandits gave different interpretation of local laws based on different schools of धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र जो है हमारे पुराने बुक्स, पुराने जो अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग धर्म क्या उनका ड्यूटी क्या है, उसके बेस पे पंडित्स क्या करते थे, सिविल लॉज बनाते थे टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉज रहता था उसमें। तो ब्रिटिशर्स को और ये यूरोपियन जज लोगों को क्या चाहिए था कि सब कुछ लॉज इतना ज़्यादा अलग अलग है, हम लोग को तो समझने में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये लोग के पास इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था। ये लोग कौन थे, ट्रेडर्स, है ना। तो ये लोग ने क्या बोला, एक काम करो, ऐसे लॉज बनाओ जो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए। तो ऐसा वो लोग ने बोला।
इसके लिए उन्होंने बोला कि हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं। 1775 में 11 पंडित के इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने बोला एक डाइजेस्ट बनाइए जिसमें हिंदू लॉज होंगे, और फिर वो लोग ने डाइजेस्ट बनाया। लेकिन अभी उसका क्या, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा। तो किसने ट्रांसलेट किया? NB हलहेद ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो 3 साल बाद 1778 में एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉज भी बन गया था, जो कि यूरोपियन जजेस के लिए हेल्पफुल था, क्योंकि जितने भी यूरोप के जजेस थे वो लोग बैठ के भी आराम से क्या दे सकते हैं, जजमेंट पास कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू लॉज का भी एक कंपाइलेशन बन गया है और मुस्लिम लॉज का भी एक कंपाइलेशन बन गया। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अभी 1773 में ये लोग ने एक कानून भी पास किया था जिसका नाम था द रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपने कोर्ट बनाया है वो अच्छा है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट भी होगा जो सबसे ऊपर होगा, जिसका दिया हुआ जजमेंट कोई भी टाल नहीं सकता। पुलिस ऑफिसर ओके, तो नया एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और कैलकाटा में और एक अदालत बनाया गया जिसका नाम था सरदार निजामत अदालत। तो ये था जुडिशियल सिस्टम। अभी ये सब चीज को चलाने के लिए उस टाइम पे मोस्टली जिसके हाथ में पावर होता था वो था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन होता था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो तब से वो टेंडेंसी बन गया है कि सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। और ये लोग ने कलेक्टर्स को सेटअप करने के लिए वो जो यूपीएससी एग्जाम्स आज सब लोग देते ना, यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो कलेक्टर बन जाएंगे, तो वो सब शुरुआत कहाँ से हुआ? ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सेटअप बना था 1778 में, उस टाइम पे कलेक्टर के पास बहुत सारा पावर था। कौन सा पावर था? चलो देखते हैं। एज द टाइटल सजेस्ट, तो टाइटल क्या है उसका? कलेक्टर। तो कलेक्टर का मतलब क्या? वो क्या करेगा? रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। तो पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्टर के हाथ में जाता था। तो उसको टैक्सेस कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, प्लस पूरे डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। मतलब पुलिस भी किसके अंडर में है? कलेक्टर के अंडर में। फिर इसको जजेस के हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स के मदद से, और वहाँ के जो दरोगाज होते थे, जो छोटे पुलिस ऑफिसर लोग होते थे, सबके मदद से कलेक्टर को क्या करना होता था? पूरे डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने का, प्लस लोगों से रेवेन्यू भी कलेक्ट करने का। दिस ऑफिस, द कलेक्टोरेट, बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो कलेक्टर का ऑफिस, जिसको बोलते थे कलेक्टोरेट, क्या बोलते थे? कलेक्टोरेट, वो बन गया पावर का हेडक्वार्टर। की सबसे पावरफुल इंसान कोई भी डरता था तो किससे डरता था? कलेक्टर से। किसी को भी कुछ काम कराना होता था तो किससे करवाता था? कलेक्टर से। तो उस टाइम पे इसको बोलते थे कलेक्टर राज, बरोबर। तो ब्रिटिशर्स के टाइम से आया था, और वो चीज अभी तक लोगों के दिमाग में इतना इनग्रेंड है कि आज भी सब लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं ताकि हम लोग कलेक्टर बन जाए, बरोबर। और कलेक्टर बनने के बाद फिर हम लोग का भी राज होगा। हालांकि आज पहले जितना यूपीएससी, अरे सॉरी, पहले जितना कलेक्टर के हाथ में पावर था, आज उतना पावर उसके हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी सब लोग का वो बोलते हैं ना, पॉलिटिकल हैंगओवर अभी तक गया नहीं है। सॉरी, कॉलोनियल हैंगओवर बोलते हैं उसको। कॉलोनियल हैंगओवर, पहले की जो कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, उन्होंने जो सोच हमारे अंदर डाली थी, वो एजुकेशन सिस्टम से इतना बढ़ते 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 आ रहा है कि आज भी सब लोग यूपीएससी देना चाहते हैं और कलेक्टर बनना चाहते हैं, बरोबर। चलो नेक्स्ट, द कंपनी आर्मी। बंद करो।